राइट बंधुओं ने विमान उड़ाया था 1905 में। अब 1905 से पहले 1875 में स्वामी दयानंद ने विमानों के बारे में खूब उद्घोषणा की थी। खैर वो तो हिंदू ग्रंथों में है ही, ये तो है ही हिंदू ग्रंथों में, जो वही वो बता रहे हैं, अपने मन से तो कुछ बता नहीं रहे हैं। खूब उद्घोषणा की उन्होंने कि विमान है, और विमान विद्या वेदों में है, नव विमानादि शास्त्र या विमानादि शास्त्र, ये सब उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत अच्छे से लिखा। ऋग्वेद के 1.50.4 और 1.9.50 के सायणाचार्य के भाष्य को अगर देखेंगे आप यहाँ पर एक लाल जर्नी की बात कर रहे हैं, लाल कलर जर्नी की, तो उसके बारे में काफ़ी लोग कमेंट में लिखते हैं कि वहाँ जाओ। हालांकि ये स्तर नहीं है उनका कि हम उनके बारे में आज बात करें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में भी, मेरे कमेंट सेक्शन में भी। तो ये बात शायद लोगों को पता नहीं होगी कि मैं वहाँ पर जाके डिबेट करके आ चुका हूँ। तो क्या पहले कोई ऐसी संभावना बनी है जो बाद में प्रूव हुई है, दयानंद जी ने जो बोला है, या फिर केवल आपका जो एक विश्वास है दयानंद जी के मत पर? नहीं, ये विश्वास नहीं है, ये पहले भी इतिहास में ये चीज़ें हो चुकी है। जैसे विमान को ले लीजिए, अब विमान कब उड़ा था पहला विमान, वो उनको छोड़ दीजिए, जो राइट ब्रदर्स से पहले जो हम बताते हैं, अच्छा, शिवकर बापूजी तलपड़े, उनको छोड़ दीजिए, राइट ब्रदर्स को ही ले लीजिए। राइट बंधुओं ने विमान उड़ाया था 1905 में। अब 1905 से पहले 1875 में स्वामी दयानंद ने विमानों के बारे में खूब उद्घोषणा की थी। खैर वो तो हिंदू ग्रंथों में है ही, ये तो है ही हिंदू ग्रंथों में, जो वही वो बता रहे हैं, अपने मन से तो कुछ बता नहीं रहे हैं। खूब उद्घोषणा की उन्होंने कि विमान है, और विमान विद्या वेदों में है, नव विमानादि शास्त्र या विमानादि शास्त्र, ये सब उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत अच्छे से लिखा, अपने वेद भाष्य में लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। ये तक बताया कि राजा भोज के ग्रंथों में समरांगण सूत्रधार में विमानों का वर्णन है, उस समय विमान उड़ते थे, वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर गया है। अपने पूना प्रवचन में और कई उद्बोधनों में उन्होंने इतना तक कहा कि 3 पहियों से चलने वाला विमान होना चाहिए। और आज तक जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो सब 3 पहियों वाले ही होते हैं। ऐसा कोई एयरक्राफ्ट हमने जनरल नहीं देखा है जिसमें 4 पहिए होते हों, सब 3 पहियों वाले होते हैं। तो ये बात उन्होंने पहले कही थी, बाद में जाकर ये प्रूव हुई। तो ये हमारे सामने एक स्पष्ट दृष्टांत है। अच्छा, इसमें मुझे एक और स्मरण हो रहा है, एक और प्रमाण, जो कांग्रेस के संस्थापक थे A.U. ह्यूम, ह्यूम, उन्होंने स्वामी जी की ये बातें सुनी थी। जैसे आज भी ये जो लोकांतरों वाली बात है, प्रजा वाली, इसे सुनकर के कई लोग हंसेंगे ना, कई लोग मूर्ख बताएंगे। ऐसे ही A.U. ह्यूम ने भी स्वामी जी को मूर्ख बताया था, बोला था मुझे लगता है कि वो मेंटली ठीक नहीं है स्वामी जी, क्योंकि एक व्यक्ति यान में केवल स्वप्न में उड़ सकता है, केवल ड्रीम में फ्लाई कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है स्वामी जी मेंटली वेल नहीं है। ये A.U. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, उनके वचन हैं। लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है। ये 1905 के बाद का लेटर है या पहले का लेटर है मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता है बाद का ही होगा। बाद में वो लिखते हैं कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं ऐसे संत को नहीं पहचान पाया। ये स्वामी जी की मृत्यु के बाद की बात है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उनके शूज़ की लेस बांधने लायक भी नहीं हूँ। स्वामी जी के बारे में वो कहते हैं बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में। और बाद में विमान बनते भी हैं, उड़ते भी हैं, और पूरी दुनिया उस बात को मानती है। लेकिन जब वो जीवित थे और जब उन्होंने कहा कि ऐसे विमान बन सकते हैं, विमान विद्या आर्यों के पास में थी, मुझे समय मिलता है तो मैं बना भी सकता हूँ, ऐसे ऐसे उनके वचन मिलते हैं, तब A.U. ह्यूम उनको ऐसे ही मूर्ख बताते हैं जैसे अभी कुछ लोग ये प्रजा वाली बात पर भी बताएंगे। तो उनको थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी चाहिए। जैसे वो बात इम्पॉसिबल थी उनके लिए उस समय, वैसे ही कुछ बातें हमें अभी इम्पॉसिबल लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने स्टेचर पे रहना चाहिए। मोहित, मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारा समय आपका डिबेट में जाता है जी। कई आगे से आकर आपको डिबेट के लिए ललकारते हैं जी। कई आप अपने चैनल पे भी डिबेट्स कराते हैं जी। एक बहुत बड़ा चैनल है जो डिबेट कराता है, जहाँ पर मैं भी करके आया हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मैं कब गया हूँ। अच्छा। वो अनाउंसमेंट हो गई है। अच्छा। डिबेट करके हार के चले गए हैं। ये तक मेरे तक पहुँचा है, बट मैं गया नहीं हूँ, लेकिन वो डिबेट हो गई है। तो ऐसे आपकी भी बहुत लोगों की डिबेट वहाँ हो जाती है। तो आप ऐसी डिबेट्स पर कब जाएंगे सशरीर? अभी इमेजिनेशन में ही नहीं, कोई प्लान है? आप यहाँ पर एक लाल जर्नी की बात कर रहे हैं, लाल कलर जर्नी की, तो उसके बारे में काफ़ी लोग कमेंट में लिखते हैं कि वहाँ जाओ। हालांकि ये स्तर नहीं है उनका कि हम उनके बारे में आज बात करें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में भी, मेरे कमेंट सेक्शन में भी। तो ये बात शायद लोगों को पता नहीं होगी
कि मैं वहां पर जाके डिबेट करके आ चुका हूँ एक्चुअल में। अच्छा, जैसे आपने व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि आपका नाम वो लिख देते हैं कि हाँ उनको मैंने हराया, ये किया वो किया, लेकिन मैं एक्चुअल में वहां पर जा चुका हूँ और बहुत पहले जा चुका हूँ। उस समय मेरी एज 16.5 कुछ होगी, 16-16.5 का मैं होगा उस समय। और उस समय मेरी उनसे डिबेट हुई थी कुछ फाइन ट्यूनिंग जैसी किसी चीज़ पर। तो वो मुझसे बहस कर रहे थे कि पाई कांस्टेंट नहीं है। किसने बता दिया कि पाई कांस्टेंट है? उसकी वैल्यू तो पॉइंट के आगे हर बार बदल जाती है, पाई नियत नहीं है। वो तो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें बहुत सारी मिलती है, वो रैशनल इरेशनल नंबर का फ़र्क नहीं समझ रहे थे। लेकिन उनका कहना था पाई कांस्टेंट नहीं है, मेरा कहना था पाई कांस्टेंट है। इस स्तर की डिबेट उनसे हुई है। तो आप खुद देख लीजिए, जो व्यक्ति पाई को कांस्टेंट नहीं मानते हैं उनसे हम आगे ये सब जो आज हमने डिस्कशन किया उस पर क्या डिस्कस करेंगे। मोहित, अभी आप जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये भी बताया कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से प्रकाश लेता है, उसका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं है। आज बहुत से लोग ये भी, अगर कोई बच्चा है या फिर गांव में है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि पहले के लोगों को नहीं पता हो सकता कि चंद्रमा प्रकाशित है सूर्य से। तो ये जो स्वामी जी ने इस पर भी आक्षेप लगते हैं। इनफैक्ट अर्पित ने भी ये बोला कि ये सब ये उन्होंने मन से अर्थ कर दिया। हाँ, मन से अर्थ बदल दिया, जबकि वहां पर ऐसी बात नहीं तो है। क्या इसका पहले प्रमाण मिलता है जहाँ पर चंद्रमा को सूर्य से प्रकाशित माना गया हो? वैसे तो स्वामी जी ने जो भाष्य किया है, अब हम उस पर व्याकरण के आधार पर बताएंगे कि ये सही है गलत नहीं है, तो उसमें कहेंगे कि ये तो आपका विषय है, आप इसमें घुमा देते हैं। इसलिए इसमें भी एक काम करते हैं, एक रेफरेंस लेके आया हूँ मैं। चंद्रमा के लिए हमको यजुर्वेद का 1840 मिलता है। किसका भाष्य? ऊवट का, जो कि बहुत प्रामाणिक भाष्य एकेडमिया में भी नहीं माने जाते हैं, सायणाचार्य जितने, और प्राचीन हैं, स्वामी दयानंद से पहले के हैं। इन्होंने अपने 1840 में स्पष्ट लिखा है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूरज से बोरो किया हुआ है। ऐसे ही निरुक्त जो है, यास्क कृत निरुक्त है, उसके 2.6 में भी आपको सेम बात मिल जाएगी। ऋग्वेद के 1.54 और 1.950 के सायणाचार्य के भाष्य को अगर देखेंगे आप, तो उसमें तो ऐसे उपमा देकर बताया है कि जो बिंब है, बिंब की तरह चंद्रमा है, यानी मिरर की तरह, मिरर से उपमा दी है, तो वो उसके प्रकाश को परावर्तित करता है। तो मिरर की उपमा देकर के उसको बोला है कि उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, सन के प्रकाश को लेकर के वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब स्वामी दयानंद से पहले के हैं। इसमें एक चीज़ मोहित ये समझना है मुझे, जैसे कि ये भी, खैर ये हम आप समझ सकते हैं जो वैदिक परंपरा को या फिर वैदिक भाष्यों को समझ रहे हैं, लेकिन किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि कोई आंसर आपको किसी भाषा में मिलता है, वो आप दिखा देंगे, फिर वो आंसर उसके भाषा में नहीं हो, किसी और के भाषा में है तो उसको दिखा देंगे। तो ये ऐसे तो आप 50 भाष्यों को ले आइए और फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है और उसको दिखाया जाता है। तो इसमें सबसे प्रामाणिक भाष्य क्या है? या फिर ये तो चलिए खंडन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई एक बच्चा ही है जो, या फिर कोई युवा है या कोई प्रौढ़ व्यक्ति है जो वेदों को या भाष्य को पढ़ना चाहता है, तो कौन से भाष्य को पढ़े? इस पर आपका क्या विचार इसमें है? समस्या ये है, अच्छा एक बात तो ये कि ऐसा नहीं है हम कहीं का भाष्य कहीं से दिखा रहे हैं, कोई कहीं से दिखा रहे हैं, हम एक्चुअल में स्वामी दयानंद का ही दिखा रहे हैं। वो मान नहीं रहे हैं तब हम इधर उधर से लेकर आ रहे हैं। एज ए प्राइमरी सोर्स तो हमने यही दिखाया, जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी और हर जगह पर भी, कि स्वामी जी ने ये लिखा है अपने मंत्र के अर्थ में, ये लिखा है। फिर उसके ऊपर रोना धोना शुरू हो रहा है कि भाई ये इन्होंने गलत किया, अर्थ ये सही नहीं किया। तो हम सायणाचार्य को या वेंकट माधव को या अन्य भाष्यकारों को लेकर के आ रहे हैं। एज ए प्राइमरी हम स्वामी दयानंद को बता रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि एकेडमिक्स में स्वामी दयानंद के भाष्य न पढ़ा करके सायणाचार्य के भाष्य पढ़ाए जाते हैं। फिर चाहे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई या एज ए सेकेंडरी सोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन एज ए प्राइमरी वेदों का अर्थ सायणाचार्य का पढ़ाया जाता है। अब इसका पता है आपको कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें चारों वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का और तमाम जितना वैदिक वाङ्मय है उसका मैक्सिमम भाष्य सायण का ही मिलता है। चतुर्वेद भाष्यकार सायण ही थे, और कोई ऐसे भाष्य पौराणिक भी हमको उपलब्ध नहीं है या ट्रेडिशनली भी हमको उपलब्ध नहीं है जिनमें चारों वेदों का भाष्य किया गया हो। सायणाचार्य या उनकी टीम ने चारों वेदों का भाष्य किया था, इसलिए एकेडमिक्स उनके भाष्य लेता है ताकि हमको एक ही व्यक्ति के सारे हम ले लें। वो ठीक है या गलत है उससे उनकी प्रामाणिकता उनको मतलब नहीं है। स्वामी दयानंद का हमको केवल यजुर्वेद पूरा मिलता है और ऋग्वेद 7 मंडल तक मिलता है, वो भी आधा। उसके बाद अथर्ववेद और सामवेद का मिलता नहीं है क्योंकि वो कर नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से एकेडमिक्स में सायणाचार्य का भाष्य पढ़ाया जाता है। तो स्वामी दयानंद का अर्थ काफ़ी प्रामाणिक है और वैदिक विद्वानों में इस पर खूब शास्त्रार्थ हुए हैं जिसमें स्वामी दयानंद के भाष्य बहुत निखर करके आए हैं। वो भले इसको डिटेल में नहीं कर पाए,
लेकिन जितना उन्होंने संकेत रूप में किया वो बहुत अच्छे हैं। पर अगर कोई ये कहे कि मुझे चारों वेद पढ़ना है और मुझे परफेक्ट भाष्यकार चाहिए, तो ये तो वही बात हो गई कि एक बुक है उसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए हिंदी का, और जो उसका सबसे बेहतरीन इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकता था उसने आधा ही किया। तो अब आप जिसने पूरा गलत किया है आप उसको उठा करके पढ़ रहे हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ पूरी ही हो, कुछ चीज़ें हमें छोड़ भी देनी चाहिए कि हाँ इस पर और शोध की आवश्यकता है। आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, उसमें चारों वेदों की भाष्य भूमिका है, उस कार्य को पूरा ही नहीं कर पाए। तो यदि कोई ऐसा विद्वान हो जो उस भाष्य भूमिका को पढ़े और वेदों को खुद से पढ़े और ऐसा पूरा अर्थ करे, तो मुझे लगता है कि वो उसका हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए।